हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, इस वीडियो का पर्पस है एक कंप्लीट बिगनर जो कि स्टॉक मार्केट में अभी अभी आया है या फिर आने की सोच रहा है, उसके कंफ्यूजन को, वो खुद कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, उसके कंफ्यूजन को दूर करके बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से दूर करके उसके फाइनेंशियल जर्नी या स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट करने में उसकी हेल्प करना ही इस वीडियो का पर्पस है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सके। अब अगेन, इस वीडियो के थ्रू मैं कहीं भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपका वेल्थ बहुत बढ़ जाएगा या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ जाएंगे अचानक से आप। बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से हमारे जैसे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल कैटेगरी के, मतलब जो अपना जॉब या बिजनेस वगैरह से कुछ सेविंग्स करके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ सके, और बाकी इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न बनता है, इस कारण यहाँ पर पैसे उनके बन सके। उनके लिए ये स्टॉक मार्केट की जर्नी काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग है। एटलीस्ट बहुत साल लगते हैं इसको मास्टर करने में या इसमें एक ग्रिप बनाने में। उसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपके पैसे बनने एज कम्पेयर टू अभी जो स्टार्ट करोगे, ज़्यादा आसानी से बनेंगे। तो फिलहाल के लिए हमेशा ये याद रखना कि ये एक लर्निंग वाला गेम है। ठीक है, जब आप इसमें सीखना छोड़ दोगे, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को देता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रह चुके हैं, विजय केडिया जी हो गए, या फिर झुनझुनवाला जी, जो लेट झुनझुनवाला जी, या फिर और भी राधा किशन धमानी, इन सब के अगर इंटरव्यू आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मार्केट ऐसा जगह है जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना कि ये लर्निंग वाला गेम है, इसमें हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट को डिकोड कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज मैं समझाऊंगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ किस सोर्सेज को रेफर करें। ठीक है, जो भी आपके क्वेरीज वगैरह होंगे, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करूंगा। और इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली में पर्पस है एक सीरीज बनाने का, जिसमें स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाला सीरीज है। इसमें नए बिगिनर्स जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं मार्केट को, या कुछ टाइम हो चुका है मार्केट में बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, अभी भी कंफ्यूज है, उनके लिए ये सीरीज रहेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मतलब लाइक्स वगैरह मिलते हैं, अगर आप इस पे अच्छे फीडबैक्स वगैरह देते हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव फीडबैक से आप बता सकते हो क्या गलती क्या कमी रहेगी। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता है तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज फिलहाल हम लोग इस वीडियो पे फोकस करते हैं जहां पर मैंने कोशिश की है ओवरऑल एक कंप्लीट गाइड देने की। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इस चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं शेयर किया जाता, जैसे कि काफ़ी सारे चैनल्स पे आप देखते होंगे कॉल्स के टिप्स देते हैं, या फिर बताया जाता है कि इस स्ट्रैटेजी से डेली 5,000 कमाए, इस स्ट्रैटेजी से डेली लाख रुपए कमाए, इस स्ट्रैटेजी से बने अमीर। ये सब चीज़ें कोई फेक क्लेम नहीं होंगे। जो भी मुझे काम का लगता है मेरे खुद के लिए, वही मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और अगर कोई भी मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछना चाहता है या चार्ट्स वगैरह डिस्कस करना चाहता है, अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाऊं, बट स्टिल आप एंड तक बने रहना, आपको एंड तक कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हुई बात कि इस वीडियो का क्या पर्पस है, बट स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आ जाए कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या सच में इसमें पैसा बनता है। तो इसका एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वैसे बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं, बट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने 2010 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10,000 रुपये डाले होते, राइट? ठीक है, 10,000 रुपये अगर डाले होते तो ये 15 14 15 साल में ये 8 लाख यानी 80 टाइम्स हो गया होता। कैसे हुआ होता, यहाँ पर मैंने शेयर कर रखा है। प्राइस भी बढ़ा है, जो प्राइस उस वक्त था, आप गूगल करना और चेक करना। महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस, शेयर प्राइस ऑल टाइम फुल लाइफ टाइम का प्राइस चेक करना, रफली 150 के आसपास था। यहाँ पर 20 गुना, करीब 3,000 3500 के आसपास हो चुका है। तो 20 गुना तो प्राइस बढ़ा है, बट साथ में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। स्प्लिट क्या होता है मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा, अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जो भी मैं समझाते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। स्प्लिट भी हुआ है 4 बार। इस हिसाब से 80 टाइम्स हो गया इसका प्राइस, और 8 लाख रुपए बन गए। कुछ भी नहीं करना था आपको, पैसे डाल के सिर्फ छोड़ने थे। समझ गए? इस तरह से पेशेंटली पैसे बनते हैं यहाँ पर। बट सिर्फ पैसे बनते हैं क्या, मतलब स्टॉक मार्केट में आ गए तो क्या बस पैसे बन जाएंगे? नहीं। हो सकता है आपने 10,000 लगाए और वो 8 लाख बन गए,
और हो सकता है आपने 8 लाख लगाया और वो 10,000 बन गया। ऐसा भी काफी सारा एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एफ रिटेल। आप गूगल करना एफ रिटेल के बारे में, ये बिग बाजार वाला था ना कंपनी, इसका क्या हुआ, कितने पैसे बर्बाद किए इसने इन्वेस्टर्स के, वो आप गूगल करना तो आपको समझ में आएगा। पैसे सिर्फ बनते नहीं है, पैसे बर्बाद भी होते हैं। और वो डिफरेंस कैसे आएगा, ये रहा उसका मेन पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में बताया, एजुकेशन स्किल। आपको सीखते रहना है, सीखना बंद हो गया तो फिर आप लॉस मेकिंग जर्नी पे स्टार्ट हो जाओगे। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इससे कुछ मोटिवेशन मिला हो कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग सीख के काम करेंगे तो अच्छे पैसे बना सकते हैं। राइट। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, मैं बताऊंगा कौन कौन से तरीके होते हैं स्टार्ट करने के, किस तरीके, कौन कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल होता है, वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो बने रहना इस वीडियो में। अब सबसे पहला सवाल आ सकता है आप लोगों के लिए जो भी बिगनर है, क्या मैं सच में सूटेबल हूँ, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में बिना किसी जानकारी के स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस खाने के बाद उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। तो उनके मन में यह सवाल आ सकता है कि वेदर आई एम सूटेबल फॉर स्टॉक मार्केट और नॉट, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए छोड़ के मार्केट, पैसे बर्बाद ही होते हैं इसमें, क्या ये सिर्फ सट्टा बाजार है। उसके बारे में यूएस में कुछ साल पहले एक स्टडी की गई थी जहां पर छोटे बच्चों को, 10 इयर्स के आसपास के बच्चों को, कुछ बच्चों के बंच को कहा गया कि आप अपने पसंद से कुछ स्टॉक सेलेक्ट करो, और साथ में पैरेलली कुछ सेट ऑफ एनालिस्ट या एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी एनालिस्ट हो, उनको कहा गया वो भी सेम नंबर ऑफ स्टॉक सेलेक्ट करें आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 to 12 years आई थिंक। ठीक है, ये स्टडी करना आप, उसमें आपको दिखेगा, आप गूगल करना, ये वाला स्टडी आपको बहुत पॉपुलर स्टडी रहा। तो उसमें देखा गया कि जो बच्चों ने स्टॉक सेलेक्ट किया था लॉन्ग टर्म में उसने आउट परफॉर्म किया जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट ने सेलेक्ट किया था उससे। इससे क्या मालूम चलता है, एक चीज, बच्चों ने किया क्या था, बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अवेयरनेस के हिसाब से, अब वो अगर चॉकलेट खाते हैं चॉकलेट वाली कंपनी ले ली, अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी ले ली, अगर वो अच्छे कपड़े पहनते हैं या कुछ शूज वगैरह पहनते हैं तो उसकी कंपनी ले ली, जो उनको लगता है कि अच्छे कंपनीज हैं, अच्छे जूते बनाते हैं, अच्छे खिलौने बनाते हैं, उनको ले लिया। अच्छे बनाती है कॉमन कॉमन सेंस से किया उन्होंने, और उसके कारण और परफॉर्म कर गया। बट यहाँ पर जो एनालिस्ट है उन्होंने बहुत सारी चीजें देखना शुरू कर दी, बिजनेस क्या करता है, कितना बैलेंस है, कैसा बैलेंस शीट है, कैसी अर्निंग्स है, क्या पोटेंशियल है, दुनिया भर की चीजें। बट येट एक सिंपल मेथड ने उनको बीट कर दिया। इससे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर आपके पास बेसिक अवेयरनेस है, बेसिक कॉमन सेंस है, विच इज नॉट वेरी कॉमन, बट अगर बेसिक कॉमन सेंस है और थोड़ा बहुत आप पढ़ना लिखना जानते हो, स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, दुनियादारी समझ सकते हो, तो आप काफी सारे फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो मोटिवेटेड रहना है और सीखने की ओर ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बात हो रही है, ये आपके सामने। अब सबसे पहले अगर इस स्लाइड को समझाने से पहले मैं बताता हूँ, आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि न्यूज आया कि मार्केट आज ऊपर खुला या मार्केट क्रैश कर गया। इसका क्या मतलब होता है, मार्केट क्या है, क्रैश क्या है, समझ गए। तो जब भी मार्केट, सिंपल एक मार्केट टर्म यूज किया जाए तो समझना इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इंडिया में एक है, उसमें बहुत सारे एक्सचेंज है, पर दो पॉपुलर एक्सचेंज जो है आपको, एनएसई और बीएसई। एनएसई मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि अभी फंक्शनल है, बहुत बड़े लेवल पे इस पर ट्रेडिंग होती भी है। ठीक है, वॉल्यूम के मुकाबले एनएसई थोड़ा बड़ा है, बट इन सब चीजों में अभी आपको नहीं जाना है। एनएसई और बीएसई समझ गए। एक्सचेंज ये है जहां पर एक्सचेंज का काम क्या है। अब ये एक बाजार है, स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक्स का, स्टॉक मार्केट का एक एक्सचेंज, मतलब आपको अगर कुछ भी खरीदना है या कुछ भी बेचना है तो आपको इस एक्सचेंज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली जाके एनएससी या बीएससी पे अपने स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। राइट। आप खुद जाके बोलोगे नहीं मुझे एक शेयर रिलायंस का दे दो, एक शेयर एचडीएफसी एनएससी पे जाके, तो नहीं होगा वो चीज। आपको कैसे करना होगा, आपको आज के डेट में ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि ब्रोकर आज के डेट में बहुत सारे हैं, जैसे कि जीरोधा का नाम सुना होगा आपने, अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा आपने, या फिर बैंक के भी अपने अपने जो भी बैंक है, जैसे एचडीएफसी का भी अपना है, एचडीएफसी स्काई, आईसीआईसीआई का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ऐसे करके सभी बैंक्स के भी अपने एएमसी वगैरह होते हैं जहां पर वो ट्रेडिंग वगैरह अलाउ करते हैं, मतलब कि वो ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो सबसे पहले आप समझे, आपको जानना है कि एक्सचेंज कौन कौन सा है, एनएससी बीएससी, वहां पर ब्रोकर ऑपरेट करता है, आपके बिहाफ पे वो खरीदता है और आपको देता है। कहाँ से खरीदता है, तो वो एक सेलर, जैसे आप बेच खरीदने आए हो वैसे ही आपके जैसे कुछ लोग होंगे या बड़े फंड हाउसेज होंगे जो बेचने के लिए रेडी हो, इन दोनों को मीट करवाता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाता है।
राइट। हमेशा याद रखना, आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, मतलब रिलायंस या मुकेश अंबानी जी से आप जाके नहीं खरीद रहे हो रिलायंस का एक शेयर। आप खरीद रहे हो कहाँ से? स्टॉक मार्केट से। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। कहाँ से खरीद रहे हो? सेलर्स के थ्रू। आपके ऐसे कोई सेलर होंगे जो अपना शेयर बेचेगा तो आपको मिलता है। इस तरह से स्टॉक मार्केट का गेम होता है पूरा। जो आप खरीदने और बेचने का गेम समझते हो वो यही होता है, बस समझ गए। आई होप आपको वीडियो अभी तक काम की लग रही होगी। अगर काम की लग रही है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और बने रहना एंड तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ गए आप एनएससी बीएससी। अब जो मैंने बोला ना आपको कि कहते हैं मार्केट ऊपर खुला, मार्केट क्रैश कर गया। तो जब मार्केट कहा जाए तो मार्केट का मतलब होता है ब्रॉडर मार्केट, या फिर जो मेन हमारे इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। जैसे सेंसेक्स है एवरेज, टॉप 30 कंपनी का। निफ्टी 50 नाम से 50 दिख रहा है, ये एनएससी का एवरेज है, और टॉप 50 कंपनीज का। अब टॉप 50 में या टॉप 30 में हमेशा रिलायंस होगा ही, अभी फिलहाल के लिए कोई भी इंडेक्स बना लो। एचडीएफसी बैंक होगा ही, टीसीएस होगा ही। इस तरह से कुछ कंपनी इधर भी हैं इधर भी हैं, ऐसा नहीं ये दोनों अलग अलग है, उसी कंपनीज में से टॉप 50 है ये, और ये टॉप 30 का लिस्ट है, एवरेज है। समझ गए। तो जब आपको कहा जाए कि मार्केट क्रैश कर गया, तो मार्केट क्रैश करने का मतलब मोस्टली ऐसा होता है जो ब्रॉडर इंडिसेस हैं वो गिर रहे हैं, या मार्केट 500 अंक ऊपर खुला, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर खुला, निफ्टी 500 अंक ऊपर खुला। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो इंडेक्स है ना, ये 500 अंक ऊपर खुला। क्यों खुला 500 अंक ऊपर? क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स हैं उसमें बढ़ोतरी आई होगी, उसमें प्राइस राइज हुआ होगा, जिसके कारण उसका एवरेज भी बढ़ा है। इस तरह से सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू काम करता है मार्केट। राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज्यादा समझने को भी नहीं है, सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ फॉलो वीडियो ऑन दिस। राइट। अब देखो क्या किया हमने अभी कुछ देर पहले। हमने यहाँ पर बताया कि आपको अगर शेयर खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है। बट शेयर खरीदना है, अगर किसी ने पहली बार सुना हो तो शेयर होता क्या है एक्चुअली में? शेयर क्या मतलब कोई ऐसा कागज का टुकड़ा है या कुछ कुछ क्या है एक्चुअली? तो इसके लिए आपको समझना होगा शेयर क्या होता है। शेयर मतलब हिस्सा। शेयर का मतलब समझो आप हिस्सा। आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उसमें हिस्सेदारी खरीदते हो, यानी आपके बगल में अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है, राइट, और आप उस मालिक को जाके बोलते हो एक काम करो मुझे अपनी अपनी दुकान का एक हिस्सा दे दो, 10% का हिस्सा दे दो, या 50-50 कर लेते हैं। तो यू आर 50% शेयर होल्डर ऑफ दैट ग्रोसरी स्टोर। सिमिलरली यहाँ पर मान लो कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ है। अब उसको 100 करोड़ में उसका काम नहीं चल रहा है, वो फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है, तो उसको पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो कहाँ से लाएगा पैसा? एक तरीका तो है बैंक से लोन ले लेने का, जिसमें 12%, 10%, 8% जो भी उसका कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से मिलेगा। एक तरीका है अपने कंपनीज को डाइल्यूट कर देने का। जैसे कि मैंने बताया ग्रोसरी स्टोर को, मान लो इस मालिक को पैसे की जरूरत है, ये बैंक के पास नहीं जा सकता है, तो ये आपके पास आता है कि भैया एक काम करो, आज से आधी आधी पे काम करते हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट में आपका भी आधा हिस्सा होगा, मेरा भी आधा हिस्सा होगा, क्योंकि इसके पास खुद से उतने पैसे लगाने को नहीं है। इस तरह से ही ये कंपनी जो है इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं। और कैसे जाती हैं? आईपीओ के थ्रू। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आया, फलाना कंपनी की आईपीओ आया, और आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, आईपीओ में बहुत लोगों के पैसे बने या डूबे। तो यही होता है, आईपीओ का मतलब हो गया इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक और तरीका होता है जब एक कंपनी लिस्ट हो चुकी होती है, यहाँ तो पहली बार लिस्ट हो रही है कंपनी, इससे पहले लिस्ट नहीं हो रखी है, बट कई बार कंपनी लिस्ट होने के बाद और भी शेयर्स डाइल्यूट करती है, उसको बोलते हैं एफपीओ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको जानने का, इसमें ट्रेडिंग वगैरह ज्यादा नहीं होता। एफपीओ का मतलब हो गया फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। राइट। जैसे ये इनिशियल था, ये फर्दर है, एक बार हो चुका, उसके बाद दूसरी बार जितनी बार भी करेंगे उसको एफपीओ बोलेंगे। राइट। तो कंपनी मान लो 50 करोड़ के लिए 1 करोड़ शेयर इशू करती है, तो 50 रुपए एक का दाम हुआ। अब कोई आदमी अगर इसमें से 100 करोड़ की कंपनी है और 50 करोड़ में से 25 करोड़ के शेयर खरीद लेता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो वो 100 करोड़ की कंपनी में 25% का हिस्सेदार हो गया। राइट। इस तरह से वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, और उसके बाद उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा होता है। अब अगर कंपनी लॉस करेगी तो क्या आपके जेब से पैसे निकाल के ले जाएगी? नहीं। और क्या कंपनी प्रॉफिट करेगी तो अचानक से आपके जेब में पैसे आ जाएंगे? नहीं। काम कैसे करता है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो बताया प्रॉफिट, वही चीज लॉस में भी काम करेगा। सपोज कोई कंपनी प्रॉफिट बैक टू बैक कर रही है, प्रॉफिट, राइट, तो क्या होगा, उस कंपनी में और भी लोग हिस्सेदारी चाहेंगे, तो वो जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई, आगे वाले स्लाइड में मैं समझाऊंगा डिमांड एंड सप्लाई का, बट सिंपल तरीके से आप समझो कि अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ता है। अगर किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड लिमिटेड है
तो प्राइस घट जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी बैक टू बैक अच्छा कर रही हो, सब लोग चाहेंगे उसमें हिस्सेदारी लेने का, ठीक है? और इस तरह से कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो ही आपको प्रॉफिट होता है। थ्री इंजन ऑफ प्रॉफिट में एक तरीका ये है प्राइस अप्रिसिएशन का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है डिविडेंड। जो मैंने बताया, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो उस प्रॉफिट को कई बार कंपनी प्रोसेस क्या करती है, डिविडेंड यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर उसने 100 रुपए प्रॉफिट कमाए हैं और 100 इन्वेस्टर्स हैं, तो एक एक रुपए या फिर 50-50 पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और 50-50 पैसे बचा के रख लेगी, आगे किसी काम में कहीं पर पेमेंट वगैरह करने में या फैक्ट्री वगैरह चालू करने में कंपनी काम के लिए रख लेगी। ऐसा करती है कंपनी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप पीएसयू वगैरह जब भी देखोगे ना, इसमें बहुत अच्छा डिविडेंड वगैरह मिलता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी देते हैं, बट इस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के, ताकि उनका भी गुडविल अच्छा बना रहे और भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहें। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, तो उस कंपनी का क्या होगा फिर? अगेन डिमांड एंड सप्लाई, अगेन सप्लाई बढ़ गया, डिमांड है ही नहीं, तो प्राइस नीचे आएगा। इसलिए भी डिविडेंड देती है कंपनी, ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे। तीसरा तरीका है बोनस शेयर। बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर। स्प्लिट शेयर में क्या हुआ था कि उसके पास अगर 100 शेयर्स थे, अब इसको 1:2 में बांट दिया, तो 100 के हो गए 200 शेयर्स। बट प्राइस कैसे रहेगा? पहले अगर 10 रुपए प्राइस था, तो अब इसका प्राइस 5 रुपए हो जाएगा, ताकि नेट में आपका, अगर आपके पास 10 शेयर थे 100 रुपए के, तो 1,000 रुपए था, 1,000 रुपए वैल्यू था। आज 200 शेयर्स हो गए 5 रुपए के, तो 1,000 ही वैल्यू रहेगा। बट बोनस में ऐसा नहीं होता। अगर इस अभी आपके पास 100 शेयर्स हैं और 1:1 का बोनस हुआ, तो 100 शेयर्स और मिल जाएंगे उसी प्राइस में। यानी पहले अगर आपकी वैल्यू 5,000 रुपए थी 50 रुपए के हिसाब से, तो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपए। राइट? ये क्यों करती है? अगेन, ये पैसा कहाँ से आता है? प्रॉफिट से आता है। प्रॉफिट बांटती है इस तरीके से भी कंपनी। इसमें कुछ टैक्स रिलेटेड रीजन है, डिविडेंड ना देके बोनस के पे क्यों जाती है, बट वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किस तरह से पैसे बढ़ते हैं वो तरीका समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। समझो ऐसी बात कि ग्रोसरी स्टोर की बात कर लो, या फिर सिंपल, अभी देखो, अभी क्रूड, जो हमारा क्रूड ऑयल का हुआ था, क्या हुआ? क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ा? रीजन है कि क्रूड का जो सप्लाई है, बहुत सारे ऑयल फील्ड जो है वो डैमेज हो रहे हैं, तो सप्लाई डैमेज हो रहा है, सप्लाई लिमिट हो रहा है, बट डिमांड तो नहीं कम हो रहा है। तो डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर डिमांड कम होता है या डिमांड लिमिट होता है और सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई अगर बढ़ जाता है, तो फिर प्राइस नीचे आता है। जैसे अभी कुछ दिनों में प्राइस नीचे आ रहा है क्रूड का, क्यों? क्योंकि थोड़ा स्टेबिलिटी जैसा लग रहा था लोगों को, तो चांसेस था कि जो डिमांड था वो स्टेबल हो गया और सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया, या एक्सपेक्टेशन रह गया कि डिमांड को मीट कर लेगा सप्लाई, तो जो प्राइस राइज हुआ था वो नीचे आ गया। इस तरह से ही प्राइस ऊपर और नीचे होता है स्टॉक का। ठीक है? ये एक पीछे एल्गोरिदम काम करता है, बट आपको उसके मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉमन सेंस से समझो कि कोई शेयर अगर बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे, हर कोई इसको खरीदना चाहेगा। और कोई शेयर अगर पिट रहा है या बेकार है, तो उसको कोई नहीं खरीदना चाहेगा और सब बेचना चाहेंगे, तो प्राइस और नीचे आता जाएगा। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया था कि ये तो समझ गए आप कि शेयर्स खरीदना है, राइट? बट कैसे खरीदना है, कौन से शेयर्स खरीदना है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, किस तरीके से एनालाइज करना है वो भी बात करेंगे, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा वो भी बात करेंगे, सब चीज बात करेंगे इसमें ब्रीफली, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो अब बात रही कि शेयर्स खरीदना है, बट कौन से शेयर्स खरीदना है, ये चीज कौन बताएगा? आ रहे हैं पैसे बनाने के लिए, तो विनर्स वो हुए जो कि हमें पैसे बना के जाए। अब ऐसा होगा आपकी जर्नी में, आप जितना भी स्किलफुल हो जाए, कभी भी 100% एक्यूरेसी आपकी नहीं होगी। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, चांसेस का गेम है। सबके साथ, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला ही क्यों ना हो, वॉरेन बफे ही क्यों ना हो, राइट? सबके साथ गलतियां होती है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ विनर्स या विनिंग स्टॉक्स ही नहीं खरीदते, कुछ ना कुछ फेलियर्स उनको भी फेस करना पड़ता है। तो सब लोगों का अपना अपना स्टाइल है स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का। तो फाइंड आउट करने के दो बेसिक तरीके जो मार्केट में जनरली लोग यूज करते हैं, एक तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कि इसका सिंपल भाषा में अगर समझो, तो कंपनी क्या करती है, कितना कमा रही है, प्रोडक्ट क्या बेचती है, उसका डिमांड कितना है, जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, फ्रॉड वाला है। ठीक है? उन सब चीजों को देख के अगर आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हो खरीदने के लिए, तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि जनरली काफी सारा चर्चों में रहता है। इसमें क्या होता है, चार्ट, जो आपको चार्ट दिखता है, इस तरह के चार्ट जो यहाँ बना रखा है मैंने, ठीक है, कैंडल्स वाला या बार वाला, इस तरह के चार्ट्स पे प्राइस और वॉल्यूम,
प्राइस एंड वॉल्यूम को देख के जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना है, उसको कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। यानी एक तरीके से आप फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो, एक तरीके से टेक्निकली एनालाइज करते हो। इन दोनों में कई बार ये चीज होता है, कौन बेटर है, कौन सही है, कौन। तो आपको ये चीज एक बार में नहीं मालूम चलेगा। सपोज मैं फॉलो करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, तो जरूरी नहीं कि मैं ही सही तरीका करता हूँ। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि फंडामेंटल तरीके से स्टॉक को फिल्टर करते हैं और अच्छा खासा पैसे बनाते हैं। तो कौन सा सही होगा आपके लिए, ये आपको मालूम चलेगा स्टार्ट करने पे। सपोज सपोज एक्चुअली बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से करीब 7-8 साल 9 साल पहले, तो उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैं स्टॉक का पढ़ता था कि क्या करता है कंपनी, अच्छा लगता तो मैं खरीदता था। करता क्या कर क्या रहा हूँ, मैं फंडामेंटल तरीके से स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नॉलेज कम थी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाता था, बट क्या करता है स्टॉक उसके हिसाब से खरीद लिया कि ये तो चलेगा। उसके बाद जब सीखा, फिर मुझे सूट करने लगा कि ये जो तरीका है ना, ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है। मेरा तरीका जो है काम करने का, मैं बहुत सारा चीज़ें नोट स्टडी नहीं कर सकता। जैसे कि इसमें बैलेंस शीट भी देखो, कंपनी क्या करती है वो भी देखो, कंपनी का मालिक कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा वो भी देखो, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या है वो भी देखो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं वो भी देखो, कंपनी क्या प्रोजेक्शन दे रही है खुद का फ्यूचर्स का वो भी देखो, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअली में होता भी है, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देख के बहुत सारी चीजें आप पता कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक, सपोज मैं समझाता हूँ इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी किसी एक एनालिसिस को दूसरे से बेटर नहीं बता रहा, बट मैं बता रहा हूँ मैं कैसे इस लाइन में, पहले मैंने स्टार्ट किया फंडामेंटल से, फिर टेक्निकल में पहुंचा, कैसे पहुंचा। तो सपोज कोई स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर है, कंटिन्यूअसली मार्केट गिर रहा है बट वो प्राइस ऊपर ही है, नीचे नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसका डिमांड अभी भी बना हुआ है, कितना भी सप्लाई है बट डिमांड बना हुआ है। क्यों डिमांड बना हुआ है, कौन डिमांड कर रहा है, तो बड़े प्लेयर्स जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, वो उनको खरीदना चाहते हैं। तो वो खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फो होगी, उनको पता होगा शायद ये कंपनी अच्छा करने वाली है, वरना वो अपने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज ऐसे ही नहीं लगाए थे कहीं पर भी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन बड़े प्लेयर्स के फुट स्टेप्स को कॉपी कर रहे हैं। अगर वो एक्स वाई जेड स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा स्टडी करके देखता हूँ क्या वो स्टॉक थोड़ा बहुत ठीक लगता है मुझे, तो मैं भी उसमें पैसे लगाऊंगा। कैसे, तो ये कैसे मालूम चलेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, इसका मतलब है चार्ट देखे, अगर चार्ट अच्छा है दैट मीन्स फंडामेंटल वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसमें इन्वेस्टेड हैं। इन्वेस्टेड है तो हम लोग सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वाले एक्चुअली में फंडामेंटल वाले को ही फॉलो करते हैं, बट अपने तरीके से करते हैं। एक बहुत फेमस कोट है, शो मी द प्राइस आई विल टेल यू द न्यूज। मतलब कि उस कोई प्राइस अगर गिर रहा है तो न्यूज आपको 2 दिन बाद आएगी, या प्राइस राइज कर रहा है किसी डील के कारण तो वो न्यूज आपको 3 दिन बाद आएगा ऑर्डर का, बट प्राइस उस दिन ही ऊपर चल जाएगा। तो अगर प्राइस में स्ट्रेंथ है दैट मीन्स कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है मार्केट में या उस स्टॉक में, ठीक है ना। इस तरीके से काम करता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। बट अब आपको लगा कौन सा स्टार्ट करें, कौन सा शुरू करें, तो आप कोई भी स्टार्ट करो, टाइम लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये 2 दिन या 2 महीने का चीज नहीं है, आप करोगे गलती करके सीखोगे, दूसरों से सीखोगे, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी जो आपको लगे इनिशियली इजी, इनिशियली जो तरीका आपको इजी लगे उससे स्टार्ट करो, और ऑटोमेटिकली आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको अलाइन कर दिया जाएगा, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और सीखने में फोकस रहेगा आपका। तो ये है अब तीसरा स्ट्रेटजी, तीसरा नहीं एक्चुअली इन दोनों का मिक्सचर है, कि टेक्नो फंडा। यानी फंडामेंटल से हम लोग पता करेंगे कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, व्हाट टू बाय, और टेक्निकल से हम लोग पता करेंगे व्हेन टू बाय। कोई स्टॉक बहुत भाग गया है, क्या अभी खरीदना सही है, या बहुत गिर गया है तब खरीदना सही है, या फिर होल्ड पे है, एक ही जगह फंसा हुआ है बहुत टाइम से, कई सालों से, तब खरीदना सही है। ये चीज आपको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस, और कौन सा स्टॉक अच्छा है ताकि उसमें आपका कन्विक्शन बिल्ड हो सके, तो वो आपको हेल्प करेगा फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही लेमन वाला फंडामेंटल से, फिर पहुंच गया मैं टेक्निकल पे। अब रिसेंटली कुछ समय से जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको मालूम होगा, मैं फॉलो कर रहा हूँ टेक्नो फंडा, थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल चेक करके तब उसमें टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करके काम करने का, जिससे मेरा विन रेट बेटर हो रहा है। ऐसा मुझे अभी फिलहाल कुछ 6 महीने 8 महीने से मुझे लग रहा है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में मालूम चले और बेटर, बट ये मैंने समझा है, ठीक है ना। तो आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा, ये तो आप फिल्टर कर लिया स्टॉक की, सपोज एक्स वाई जेड स्टॉक हमें ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। अब करना क्या है आपको, क्या एक दिन में आज खरीद के आज बेच देना है, वो वाला तरीका यूज करना है। क्योंकि कई बार मार्केट में से आजकल चल रहा है, ट्रम्प, हम लोग सोते रहते हैं ट्रम्प भाई साहब कुछ बोल देते हैं और अगले दिन मार्केट गैप डाउन या गैप अप, तो हमें पता नहीं कि अगले दिन क्या होगा। तो स्टॉक कई बार लोग डरते हैं कि मैं इसको खरीद के तो ले गया वापस, हो सकता है कल वो कोई न्यूज आ जाए और मार्केट गिर जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे सेम डे ही निकाल देना है। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे, आज ही खरीदा आज ही बेचे खत्म कर दिया, 4 PM ने 3:30 PM, ठीक है। कुछ होता है पोजिशनल,
लिया और कुछ महीनों तक रखूंगा, मुझे कन्विक्शन है ये गिरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा चलने वाला है। इसके बीच में एक तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि मैं मोस्टली करता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो उसके लिए। ये कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक, ये कुछ महीने से कुछ साल तक। और एक होता है स्कैल्पिंग। ये दिन मतलब जैसे ये इंट्राडे हुआ ना, इससे भी छोटा टाइम फ्रेम हो गया स्कैल्पिंग। मतलब बहुत छोटे मूव के लिए 50 पैसे 1-2 रुपए के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करना, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। फिलहाल के लिए मेरा एक ही सजेशन होगा, लार्जर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने, क्योंकि ये इजी होता है अंडरस्टैंड करना, काम करना। फिर जैसे जैसे आप स्किलफुल होते जाओगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हो। बट अभी मेरा सजेशन होगा लॉन्गर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर पोजिशन से स्टार्ट करने के लिए। बट पहले कुछ सीख लो उसके बाद। अब आते हैं वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है जो मैंने अभी समझाया, किस तरीके से करना है काम, कहाँ करना है, सब कुछ बताया मैंने। बट माइंडसेट, माइंडसेट इज द की। आप क्या माइंडसेट लेके आओ, क्या आपको 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपका मेंटेलिटी ये है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, सीखने का फोकस है, तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस होंगे, कुछ फेलियर्स होंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर आप यहाँ पर ये मेंटेलिटी लेके आते हो कि मुझे आज पैसे डबल करने हैं या एक महीने में पैसे डबल करने हैं, हो सकता है बिगिनर्स लक हो और आपके कुछ पैसे डबल हो जाए। बट जब उस कॉन्फिडेंस से, सपोज आपने 10,000 लगाया, 10,000 से 20,000 हो गया, 1 लाख लगाया, 1 लाख से 2 लाख हो गया, अब आपको लगा कि नहीं मेरे पास की हो गया, मैं समझ गया हूँ कैसे काम करता है मार्केट। अब मैं 1 लाख पे नहीं रुकूंगा, अब मैं लेके आऊंगा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मेरे सेविंग्स को लेके। मार्केट तब आपको सबक सिखाएगा। इससे अच्छा है, ये काम करने से अच्छा है आप इस रास्ते चलो, गैम्बलर माइंडसेट को छोड़ो और इन्वेस्टर्स या सीखने वाला माइंडसेट को अपनाओ। राइट। और अगर ये वाला माइंडसेट आप रखते हो, जो लॉन्ग टर्म वाला माइंडसेट है, तो बहुत बेसिक 12 से 15% का भी अगर आपका CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इस हिसाब से भी आप अगर निकाल लेते हो, जो कि अगर आप सीख लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको 20 से 30% भी निकल सकता है साल का ऑन एन एवरेज। इजिली निकल सकता है। कई साल, कुछ साल ऐसे भी निकलेंगे जहां पे आपको 50% से 100% भी बन सकता है। बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे अगर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको पैसे 18% में आपको ऑटोमेटिकली 4 साल में पैसे डबल होते हैं। हर 4 साल में पैसे 1 लाख का 2 लाख होगा, 2 का 4 होगा, 4 से 16 होगा, सॉरी 4 से 8 होगा। इस तरह से पैसे बढ़ते हैं अगर आप सीखने में फोकस करोगे तो। अगर आप सीखने में फोकस नहीं करोगे तो बेटर है। और या फिर एक तो मार्केट से दूर रहो अगर सीखने में फोकस नहीं करना तो, या फिर आपको ये वॉलेटिलिटी, प्राइस ऊपर नीचे अगर नहीं बर्दाश्त हो पाता है, तो भी आप इन सब चीजों से एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हो। बट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सीखने में फोकस करेंगे। ठीक है ना। लास्ट, अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, ऑब्वियसली सबके तरफ से आप सुना होगा एक स्टॉक मत खरीदो, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल वही चीज है, अगर कोई पुल बना हुआ है, उस सिर्फ एक पिलर पे खड़ा है और एक पिलर में कुछ भी लगा रहा है, तो पूरा पुल गिर जाएगा। बट अगर मल्टीपल पिलर्स है, मल्टीपल सेक्टर्स में आपके पैसे लगे हुए हैं, कभी फार्मा में, कभी FMCG में, कभी एरोस्पेस या डिफेंस में, कहीं स्टील में, ठीक है ना, IT में, तो हो सकता है एक दो सेक्टर नीचे गिरे। बट सारा का सारा मार्केट जब नीचे गिरे तब तो गिरेगा ही। बट आपको रिलेटिवली कम मार्केट मार्केट गिरने से कम आपका पोर्टफोलियो गिरेगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने कहा जाता है। हमेशा एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में नहीं फंसना है। बट इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, डाई स्पेलिंग याद देखो, डाइवर्सिफिकेशन, ये नहीं करना, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर देना है कि मार्केट बढ़ भी रहा है फिर भी आपके पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। राइट। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हो आप। उसके साथ साथ फंडामेंटल वगैरह का आप जीरो वार्सिटी है, बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। काफी अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलेंगे या कंटेंट मिलेगा। साथ में बहुत सारे और वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, बुक्स है, वो आप पढ़ सकते हो। ये इंडियन ऑथर का है, बाकी फॉरेन ऑथर के हैं, ये भी अच्छा है। इनका एक और बुक है, लर्न टू अर्न, पीटर लिंच का, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। साथ में आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल दिखे जो बहुत टाइम से मार्केट में है, तो उनसे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, कुछ ना कुछ काम की चीजें आपको मालूम चलेगा जो उनके लर्निंग होंगे बहुत सालों के। उनसे सीखने की कोशिश करो। स्टॉक्स का नाम मत पूछो कौन सा स्टॉक्स आपने खरीदा, कोशिश करो कि आपने स्टॉक कैसे फिल्टर आउट किया, क्या तरीका आपका, क्या मेथड है आपका, उस तरीके से क्या मैं भी काम कर सकता हूँ, ये सीखने में फोकस करो। साथ में और भी बहुत सारे सोर्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट पे आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहां से आप अगर सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, जो मैंने आपको बताया एक ओवरऑल गाइडलाइन की तरह से बताया। हमेशा याद रखना, स्टार्ट करना है स्मॉल से। ये तो SIP हो या जो भी हो, आपके जो भी पैसे बचते हैं उसको स्टार्ट करना है स्मॉल से। अगर स्मॉल से स्टार्ट करोगे तभी लार्ज बन पाओगे, बड़ा कर पाओगे।
और छोटे से स्टार्ट करोगे तो सीखने पे ज्यादा फोकस दे पाओगे, और पैसे हारने का या पैसे लॉस करने का ज्यादा दर्द नहीं होगा। अगर एक ही बार बड़ा पैसा लेके आते हो और नुकसान करा के आते हो, दोबारा मार्केट में स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इनिशियल कुछ 1-2 साल सर्वाइवल पे ध्यान देना है। अगर आप सर्वाइव कर जाते हो विदाउट मिनिमल लॉस, विथ मिनिमल लॉस, तो ऑटोमेटिकली आप 95% ट्रेडर्स जो कि लॉस करते हैं उनसे बेटर आप हो जाओगे। फिर आपको सिर्फ अपने स्किल को पॉलिश करना है। ठीक है ना? सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई बट एंड तक आपको आई होप कुछ ना कुछ काम का ही लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।